नमस्कार, मैं इंतजारुल हक, आप देखते हैं फाइनल पोस्ट। साथियों, अगर आप अब तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए, जल्दी बनवा लीजिए। सरकार की बड़ी योजनाएं इस पर काम कर रही है। जैसे आपने देखा यूपी में जितने लोगों का कार्ड बना है उनको 1,000 रुपया सरकार दे रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचाया जाएगा। कब? जब आपका कार्ड बन जाएगा तब, यानी स्वास्थ्य कार्ड बनेगा। इस कार्ड के बनने के बाद 5 लाख रुपया तक निःशुल्क इलाज हो सकेगा, जैसे कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। जिस तरह के सरकार की नीतियां बन रही है, तो आप भी ई श्रम कार्ड बनवा लीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। मैं बता दूं, आपके पूर्वी चंपारण जिला के अभी हम श्रम अधीक्षक कार्यालय में हैं और पूर्वी चंपारण जिला ने ई श्रम कार्ड बनाने में पूरे बिहार में टॉप कर गया है। अधिकारियों की मेहनत, विभागीय अधिकारियों का लक्ष्य जो था, जिस रेशियो से वो काम कर रहे हैं, काफ़ी कम समय में एक बड़ी सफलता हासिल की है और पूरे बिहार में टॉप कर गया है। आइए हम इस मुद्दे पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं श्रम अधीक्षक महोदय से कि कैसे इन योजनाओं का लाभ बिहार के तमाम कामगारों को मिलेगा, कैसे मिलेगा। आइए हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू इंतजारुल जी। क्या है पहले ई श्रम कार्ड के बारे में बताइए। ई श्रम कार्ड एक्चुअली श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो कोविड की जो अवधि थी 2019 की 2020 की, उसमें यह बातें आई सामने कि हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का डेटाबेस नहीं है, एक सूची नहीं कि कितने लोग हमारे हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम करते हैं। और जब बाहर से हमारे जो माइग्रेंट लेबर्स आना शुरू किए और उनका जो निबंधन था वो कराना आवश्यक था, ताकि हम लोग उनका वो डेटाबेस रख सकें कि किस किस सेक्टर के लोग कितने सारे हैं। उसी के आलोक में 26 अगस्त 2020 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और भारतवर्ष में सभी राज्यों में उनकी जनसंख्या के हिसाब से सरकार मानती है कि 33% जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब हुआ कोई भी व्यक्ति जो पीएफ या ईएसआई से नहीं कवर्ड हो, एनपीएस या कोई पेंशन स्कीम का लाभ नहीं लेता हो, या जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हो। वैसे सभी व्यक्ति अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की श्रेणी में आते हैं। और इसके लिए जो उम्र का निर्धारण किया गया है वो 16 वर्ष से 60 वर्ष के बीच का है। तो हमारे यहाँ जब इसको डिफाइन करेंगे, असंगठित क्षेत्र में कौन कौन लोग आते हैं, जैसे रिक्शा वाले या ठेला वाले या भवन निर्माण। असंगठित कामगारों की श्रेणी में एक बहुत बड़ी लिस्ट है। जो अनुसूचित नियोजन है हमारे 69, उनके अलावा जो जितने भी हैं, चाहे वो निर्माण श्रमिक हों, कृषि क्षेत्र से जुड़े श्रमिक हों, हैंडलूम व्यवसाय से हों, रिक्शा वाले हों, ऑटो रिक्शा वाले हों, फेरी वाले हों, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हों, खुद का कोई व्यवसाय करते हों छोटा मोटा, ये सभी लोग असंगठित कामगार की श्रेणी में आते हैं। डॉक्टरों के यहाँ काम करने वाला जो कंपाउंडर है वो भी इस श्रेणी में आते हैं। यदि वो पीएफ और ईएसआई से नहीं कवर्ड हैं तो वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की श्रेणी में आएंगे। लेकिन यदि वो पीएफ ईएसआई से कवर्ड हैं, फिर वो इस ई श्रम कार्ड के दायरे से वो बाहर रहेंगे। जैसे आपके जिला में सैकड़ों हॉस्पिटल चल रहे हैं, बहुत कम हॉस्पिटल मिलेंगे जो रजिस्टर्ड हैं, तो उनके यहाँ जो भी लेबर हैं, जो भी कंपाउंडर हैं या असिस्टेंट है, कोई उनका ऐसा पीएफ ऐसा कुछ नहीं करता। तो जिनका भी पीएफ ईएसआई नहीं करता, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, वे स्वयं भी अपना ishram.gov.in पर खुद से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की। उस पोर्टल पर आप लॉगिन करके और उसमें अपना आधार कार्ड, अपना बैंक खाता वो देना है। उसके बाद आपके एक मोबाइल नंबर जो आपका लिंक रहता है, उस पर एक ओटीपी आता है। ओटीपी आप उसमें डालकर सबमिट करते हैं और आपका निबंधन हो जाता है। तो इसके लिए एएनएम जीएनएम भी है लोग बिल्कुल। अभी जो टारगेट दिया गया है जिले में हम लोगों ने, तो जीविका की जितनी भी दीदियां हैं, जीविका के जितने समूह हैं, उनके परिवार के जितने लोग हैं, हम लोगों ने सभी को टारगेट किया। प्लस जो भी आशा कार्यकर्ता हमारे काम करती हैं, वो सारी इस असंगठित कामगार की श्रेणी में आते हैं। आंगनबाड़ी की जो सेविकाएं सहायिकाएं हैं, सभी हमारी असंगठित कामगार की श्रेणी में आती हैं। और हम लोगों ने 80% से ज़्यादा आशा वर्कर्स
और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सबका निबंधन हम लोगों ने करा दिया है। यानी आंगनबाड़ी सेविका भी इस लिस्ट में है, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल सभी का। और सबसे अच्छी बात है कि यह एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सभी को मिलेगा, जैसे आधार कार्ड है, इसीलिए इसको असंगठित कामगारों का आधार कार्ड भी बोला जा रहा है, इस ई श्रम कार्ड को। और उसकी एक नेशनल आइडेंटिफिकेशन उसको मिलेगा कि वो कहीं भी यदि काम करने जाता है तो वो ई श्रम कार्ड उसका वैलिड होगा उस संबंधित किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में। और वहाँ यदि उनके साथ कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो उस पहचान के आधार पर जो भी उनको सामाजिक सुरक्षा स्कीम्स वगैरह हैं उनके आश्रित को वो दी जाएगी। और इसीलिए यह असंगठित कामगार का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि भविष्य में सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार उनके लिए योजनाएं अलग से बना सकें कि हमारे कृषक क्षेत्र में कितने हमारे कामगार हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे कितने कामगार हैं, ताकि उनके लिए अलग से योजनाएं सरकार बना सके। यानी एक चीज़ बात खुल के सामने आ रही है कि जो लोग पढ़ा लिखा तबका है, बेकार है, वो भी इस श्रेणी में आ रहा है, निबंधन करा रहा है। हाँ बिल्कुल, यदि वो 16 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, जैसा मैंने बताया पीएफ, ईएसआई, एनपीएस या आईटीआर वगैरह नहीं फाइल करते हैं, तो वो सभी लोग इस कैटेगरी में आते हैं वर्तमान में, और वो सब भी अपना ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पूर्वी चंपारण में कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा सर? पूर्वी चंपारण बिहार का दूसरा सबसे जनसंख्या वाला जिला है, और इस वजह से पटना के बाद दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य जो है लगभग 17,15,000 का दिया गया था। काफ़ी दुरूह कार्य था। हम लोगों ने शुरू किया विश्वकर्मा पूजा के दिन पिछले साल, और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हम लोगों ने इसका उद्घाटन करवाया था पीछे फायर ऑफिस में, और हम लोगों ने जागरूकता रथ रवाना किया था जो विभिन्न गाँव पंचायतों तक पहुँचा, और धीरे धीरे हमारी गति पकड़ी। चूँकि पंचायत चुनाव में लगभग सभी चरणों में यहाँ चुनाव थे, तो लगभग 2.5 से 3 महीने हमारा पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है वो चुनाव में व्यस्त था। लेकिन जो हमारा निबंधन था सितंबर में, जहां हम लोग 2 लाख निबंधन कर पाए थे, अक्टूबर में जो संख्या 3 लाख पहुंची थी, नवंबर में 4 लाख, और दिसंबर तक हम लोग 6 लाख तक ही पहुंच पाए थे, जो लगभग 30 से 33% के बीच थी। लेकिन जैसे ही चुनाव का फेज खत्म हुआ, हम लोगों ने लगातार कैंपेन शुरू किया 15 दिसंबर के बाद। हर गाँव, हर पंचायत में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने बहुत सहयोग किया, चूँकि सभी लोग नया जीत के आए थे, उनके मन में भी कुछ काम करने की इच्छा थी। सभी ने लगातार कैंप्स करवाया, और सिर्फ 15 दिनों में, अभी इस साल के 14 दिनों का ही डेटा आया है, और हम लोगों ने लगभग इतने दिनों में ही 5 लाख निबंधन, हम लोगों ने 5 लाख से ज़्यादा निबंधन किया है। जो 6 लाख था दिसंबर में, आज हमारा 11,24,000 डेटा हो गया है, तो 5.25 लाख निबंधन सिर्फ हमने 14 दिन में पिछले किया है। कितना करने की योजना है, कितना लक्ष्य है? लक्ष्य से अभी हम लोग 5,90,000 दूर हैं, लगभग 17,15,000 का लक्ष्य है। तो लगभग हम लोग 65 से 66% के बीच अचीव कर लिए हैं। लेकिन हमारा खुद का लक्ष्य है कि हम लोग 31 जनवरी तक निश्चित रूप से ये 17 लाख का लक्ष्य को पूरा करेंगे, और उसके लिए हम लोगों की कार्य योजना तैयार है। हम लोग मॉर्निंग कैंप्स लगातार कर रहे हैं। कहाँ कैंप चल रहा है? हमारे सभी 396 पंचायतों में कैंप्स चल रहे हैं। हमारे यहाँ जो 1800 के आसपास वीएलईज हैं, विलेज लेवल जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो सीएससी चलाते हैं, उन सभी लोगों को एक्टिवेट करके हम लोग डेली मॉर्निंग और नाइट शिफ्ट में वर्चुअल मीटिंग करते हैं उनके साथ, और उनको मोटिवेट करते हैं निबंधन के लिए। और ये भी उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोग ये भी बोले हैं कि जो टॉप 10 हमारे विलेज होंगे सबसे ज़्यादा निबंधन करने वाला, उनको हम लोग जिला प्रशासन के द्वारा प्रशस्ति पत्र हम लोग टॉप 10 को दिलवाएंगे, ताकि वो मोटिवेशन और एक हेल्दी कंपटीशन रहे अधिक से अधिक निबंधन करने का। और उसका प्रतिफल दिख रहा है कि पूर्वी चंपारण ने 2 दिन लगातार 50,000 से ऊपर निबंधन एक दिन में करा है। एक दिन हमारा 56,000 के आसपास था, एक दिन हमारा 54,000 के आसपास था, जो अभी तक रिकॉर्ड है। कोई भी दूसरा जिला अभी तक 40,000 से ऊपर भी निबंधन एक दिन में नहीं करा पाया है। क्या क्या कागजात की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से कागजात लगाए हैं? निबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अपना आधार कार्ड और बैंक खाता लेकर वो जाने की ज़रूरत है। जो भी उनके घर के नज़दीकी वसुधा केंद्र है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पर जाकर वो अपना निबंधन करा सकते हैं। यदि वो खुद से करना चाहते हैं तो उनका वो मोबाइल लिंक वो चाहिए आधार और बैंक अकाउंट के साथ, ताकि जब OTP आएगा तो उनके उस मोबाइल नंबर पर ही आता है, और OTP वेरिफिकेशन के बाद ही वो निबंधन होता है। किसी को लगता है कि उसका मोबाइल नंबर जो उसने आधार लिंक करवाया था, वो यदि नंबर मिसप्लेस हो गया है या नहीं है, मोबाइल काम कर रहा है, तो वो वसुधा केंद्र पर जाएंगे, वहाँ पर बायोमेट्रिक वो सिस्टम है, वो बायोमेट्रिक सिस्टम लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका वो वेरीफाई हो जाएगा, उसमें OTP लाने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती है। बीमा होने पर क्या लाभ मिलता है? ई श्रम कार्ड के बनते ही वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है उसके तहत 2 लाख का सभी का लाइफ इंश्योरेंस कवर हो जाता है। प्लस यदि असंगठित कामगार हैं वो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के, तो हमारे यहाँ एक बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना है,
वर्ष 2011 की, जिसके तहत दुर्घटना मृत्यु के दशा में उनके आश्रित को 1 लाख रुपए, स्वाभाविक मृत्यु में 30,000 रुपये, यदि पूर्ण स्थायी विकलांगता होती है तो 75,000 रुपये उस आवेदक को स्वयं, या आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37,500 रुपये का मिलने का प्रावधान है, उससे भी वो आच्छादित हो जाते हैं। विभाग द्वारा जारी अभियान के बीच पूरे शहर में, खासकर सदर में, ऐसी कई खबरें आई, सूचनाएं आई कि श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी लगातार प्रत्येक वार्डों का भ्रमण कर रही है और खुद आकलन कर रही हैं और लोगों को बनवाने के लिए प्रेरित कर रही है। आइए 2 शब्द उनसे भी जाने और कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसे ये सफलता हासिल की है। ये आपका स्वागत। थैंक यू। ई श्रम को मैं सबसे पहले, ई श्रम पे अभी हम लोग बिहार भर में सर्वाधिक निबंधन करते हुए ई श्रम पोर्टल पे प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जिला पूर्वी चंपारण हमारा बन गया है। मैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मोतिहारी सदर, इस 11 लाख और बढ़ते हुए 12 लाख के आंकड़े की तरफ जाते हुए हमारा चंपारण, और ये जो बड़ा सा रजिस्ट्रेशन फिगर जो हमने खड़ा किया है, इसके पीछे काफी जद्दोजहद वाली मेहनत रही हम लोगों की। सदर में, शहर में बताइए, शहर की क्या स्थिति है? सदर की स्थिति ये थी कि पहले टाइम जब वार्ड सारे वार्ड्स में, पंचायत में, मोहल्लों में जाकर CSC के सारे VLEs को पहले कोऑपरेट करने के लिए आमंत्रित हमने किया। कहीं देखा गया कि जैसे सेंटर्स पे ताले लगे थे, उनको खुलवाया गया। लोग जागरूक नहीं थे, उनको हर एक चीज बताई गई पॉइंट वाइज कि कैसे उनको इस ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद उनको कौन कौन से फायदे मिलेंगे। इसके लिए हर मोहल्ले, हर CSC, हर वार्ड में, हर पंचायत में, मोतिहारी सदर में कुल 20 पंचायत है, उसमें मुझे जाना पड़ा, वार्ड वाइज घूमना पड़ा। लोगों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी हेल्प हमें काफ़ी मिली वहाँ पे, क्योंकि वो लोग जानते नहीं थे कि इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, जो भी असंगठित श्रमिक या कामगार और शिल्पकार हैं उनको। तो उसके लिए एकदम ब्रीफली बताना पड़ा। और जब हम क्या फ़ायदा होगा इससे, क्या फ़ायदा होगा? ई श्रम पोर्टल को मजदूरों का आधार कार्ड कहा जा सकता है। इससे सबसे पहले उन्हें 2 लाख का जीवन बीमा हो जाएगा, और अगर वो काम करते हुए कहीं भी उनके साथ कोई निशक्तता अगर हो जाती है उनमें, या अपंगता आती है किसी वजह से, जैसे गिर गए, तो उसमें उन्हें 1 लाख का मुआवजा है। चूंकि 20 नवंबर को ऐसा प्रस्ताव भी वहाँ सेंटर में पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को भी भविष्य में इससे जोड़ दिया जाएगा। तो भविष्य में जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी पारदर्शी रूप से इस 5 लाख रुपए तक का इलाज इस कार्ड से हो जाएगा। 5 लाख रुपए तक का ये निःशुल्क इलाज किसी भी सरकारी अस्पताल में या अधिकृत अस्पताल में उनका हो जाएगा। बहुत अच्छा, 5 लाख रुपए, और महीना वगैरह कुछ पैसा भी आएगा सरकार के तरफ। और एक सबसे अच्छी चीज ये है कि जैसे कोविड जैसी महामारी में जब सरकार अपने लाभों तक नहीं पहुंच पाती है, तो उस समय ये जो ई श्रम कार्ड है, ये एक चैनल का काम करेगा, और सरकार द्वारा जितनी भी सहायता राशि होगी, चाहे वो कोरोना सहायता राशि हो या किसान बीमा जो भी मिलता है, तो वो सारी राशियाँ इस कार्ड से मजदूरों के खाते में डायरेक्ट DBT से ट्रांसफर कर दी जाएंगी। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू इंतजारुल जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो प्रचार प्रसार किया, सोशल मीडिया हो, हमारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी का दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके सहयोग से ही हम लोग इतना बड़ा जो टारगेट है, मैमेथ टारगेट हमारा जो मिला है 17 लाख, सुनने में शायद इतना वो गंभीर दिखता नहीं होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कितनी मुश्किल से हम लोग इस निबंधन को बढ़ा रहे हैं। जब हमारा 37वां पोजीशन हुआ करता था राज्य में, हम लोग 30% पे थे, तो बहुत ही मुश्किल समय था वो। हम लोगों ने कार्य योजना चेंज की और उसके बाद ये असर दिख रहा है, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू। आपने देखा कि श्रम अधीक्षक राकेश रंजन सर विस्तार से जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि कैसे, किस तरह से ये योजनाएं उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचेगी जो इस श्रेणी में आते हैं। तो आप तैयार हो जाइए। अगर आपने अभी तक श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो आप अपने निकटतम जहाँ शिविर लगा है नज़दीक के गांव में, केंद्र पर, वहाँ जरूर जाएं और कैंप लगाएं, कैंप में शामिल हुए। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ लें। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।